हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल, अक्षार और लवण वो पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपके साथ एग्जाम में पूरी जोरों शोरों से जुड़ा हुआ हूं और मैं आपको इस लेसन से जो महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ा रहा हूं। आइए समझते हैं अम्ल, अक्षार और लवण के बारे में। तो सबसे पहले देखिए अम्ल क्या होते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो अम्ल समझिए क्या होते हैं। वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 और H3COOH ये अम्ल होते हैं। देखिए अम्ल क्या होते हैं, आप किसी भी तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही डेफिनेशन लिखे। आप इतना भी लिख सकते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी डेफिनेशन चल जाएगी। या अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी डेफिनेशन चल जाएगी। या अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये भी डेफिनेशन चल जाएगी। तो आप डेफिनेशन किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे कि ये HCl है, इसको हम जलीय विलयन में जब घोलते हैं तो ये H+ आयन और प्लस Cl- आयन में अपघटित हो जाते हैं। जलीय विलयन में घोलते ही देखो H+ आयन आया ना, इसलिए HCl क्या हुआ, अम्ल हुआ। इसी तरीके से चाहे आप HNO3 का भी उदाहरण दे सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। जब इसको जलीय विलयन में हम आयनित करते हैं तो ये H+ में और NO3- आयन देते हैं। इसी तरीके से कोई सा भी तत्व ले सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी जलीय विलयन में क्या कहते हैं, H+ आयन देते हैं और SO4- आयन में टूटते हैं। तो जब संतुलित करेंगे 2H4, तो देखिए सब में क्या है, H+ आयन दिया है, तो इसलिए ये क्या है, अम्ल होते हैं। आइए जो अम्ल के कुछ रासायनिक गुणों को समझते हैं। चलिए देखते हैं अब अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कैसे याद करें, समीकरण बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होने की, इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम बना के दे रहा हूं, जिससे कि तुरंत ही आपको किसी भी अभिक्रिया पूछेगा आपको अम्ल से तुरंत हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। ये अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं का आपको ऐसे डायग्राम बना के याद रख लेना है। सबसे पहले किसी भी अम्ल की अगर आपसे धातु से क्रिया कराए, कोई भी धातु से धातु से अभिक्रिया किसकी कर रहे हैं हम, अम्ल की। धातु से अभिक्रियाएं आपको याद रखना है, कौन कौन सी धातु से आपसे पूछ सकता है। जैसे सोडियम से पूछ सकता है, मैग्नीशियम से पूछ सकता है, एल्यूमिनियम से पूछ सकता है, जिंक से पूछ सकता है, कॉपर से पूछ सकता है। ये धातुएं हैं जिनसे आपके अभिक्रियाएं किससे पूछेंगे, अम्ल से। इसी तरीके से अगर धातु के अलावा वो धात्विक धात्विक ऑक्साइडों से भी पूछ सकता है, धात्विक ऑक्साइडो ये मैं बनाना सिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है। धात्विक ऑक्साइड जैसे कि इसी के ये धातु है ना, इनके ही ऑक्साइड ले लो। देखिए जैसे Na2O कैसे लिखा मैंने, टू ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। Na2O, ऐसे ही MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी तरीके से ZnO जिंक ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड। तो इनमें से किसी भी से भी आपको अम्ल से क्रिया कराए, घबराए नहीं, 2 मिनट में आपको सारी अभिक्रिया बनानी आ जाएगी, बस जुड़े रहे। इसी तरीके से अगर आपसे क्रिया कराए, किसकी पूछे, धात्विक धात्विक हाइड्रोक्साइडों के साथ, हाइड्रोक्साइड ये मैं बनाना सिखाऊंगा आपको कैसे बन रहे हैं। धात्विक ऑक्साइड ये धातु है, हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। देखिए जैसे NaOH ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, MgOH का होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, एल्यूमिनियम AlOH का होल थ्राइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, या Zn के साथ लिखेंगे तो ZnOH का होल ट्वाइज जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ। और इसी तरीके से एक और ले लो, वो होता है धात्विक बाई सल्फाइड।
धात्विक बाई सल्फाइड से अभिक्रिया। इन चारों में से अब धात्विक बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड का मतलब होता है HSO3 का जुड़ना, HSO3 का जुड़ना धातुओं से। देखिए जैसे Na के साथ HSO3 जुड़ गया, या मैग्नीशियम के साथ MgHSO3 का होल ट्वाइस ये जुड़ गया, या एल्यूमिनियम के साथ भी जोड़ सकते हैं AlHSO3 का होल थ्राइज, और Zn के साथ। तो किसी से भी आपको ये दिख रहे होंगे इतने सारे तत्व की अभिक्रिया कहां से याद करें। मैंने क्या कहा, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये तत्व बनाने सिखा देता हूं। ऑक्साइड ये तत्व कैसे बने, हाइड्रोक्साइड तत्व कैसे बने, फिर समीकरण आप पे आ जाएगी। देखिए धातु, ये Na को कहते हैं हम सोडियम, इस पे प्लस का एक आयन होता है। Mg मैग्नीशियम, इस पे प्लस के दो आयन होते हैं। एल्यूमिनियम, इसके प्लस के तीन आयन होते हैं। Zn, इस पे प्लस के दो आयन होते हैं। और Cu, इस पे भी प्लस के दो आयन होते हैं। कैल्शियम भी लिख सकते हैं, इस पे दो प्लस के आयन होते हैं कैल्शियम पे। अब आपको देखिए ये तो होगी धातु। अब किसी भी धातु की क्रिया अम्ल से कराए, अम्ल देखो अम्ल कौन कौन से बताए मैंने, HCl है ना, HNO3 या H2SO4, ये तीन अम्ल है। अगर मैं इसकी क्रिया किससे कराऊं, Na से, देखिए Na से, या किससे करा दो, Mg से करा दो, किसी भी धातु से करा दीजिए आप, या Zn से करा दो, किसी से भी कराइए आप अभिक्रिया। अभिक्रिया कराने का तरीका देख लीजिए बस, आप पे तुरंत अभिक्रिया आ जाएगी। आपसे बोर्ड में अगर पूछे सोडियम धातु की क्रिया HCl से कराई, तो आप समझिए बस क्या होता है। Cl जो होता है इस पे एक माइनस का आयन होता है, और NO3 पे भी एक माइनस का आयन होता है, और SO4 पे दो माइनस के आयन होते हैं। ये तो बात समझ में आ रही। अब आप देखिए जब इसकी क्रिया कराते हैं तो NaCl से जुड़ेगा, यानी कि धातु प्लस वाली, प्लस जो होती है वह धातु होती है, माइनस वाली अधातु होती है। तो प्लस माइनस जुड़ेगा, पहले प्लस वाला तत्व लिखिए फिर माइनस वाला तत्व लिखिए। अब आप इसे नोट कर लीजिए, मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए आप, अब आपको यह समीकरण समझनी है। देखिए Na के साथ तो ये बन गया NaCl। अब आपको कैसे पता चलेगा NaCl बनेगा, देखो ऐसे बना लेना, Na पे एक प्लस है और Cl पे एक माइनस है, सेम आयन आपस में कट जाते हैं, जब जुड़ते हैं तो क्या बचा, NaCl बचा ना, इसलिए NaCl आ गया। और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। धातुओं से जब भी क्रिया होती है अम्ल की, वो हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। देखिए अब इसमें भी देखिए ये बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइज, मैग्नीशियम नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। अब यहां ट्वाइस क्यों आया ये भी समझिए, ट्वाइस का भी आप ये समझिए, इसे नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपको सारा समझा दूंगा ये कैसे आ रहे हैं। इसे नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद अब आप ये देखिए कैसे बनते हैं। देखिए Mg था, इस पे दो प्लस के आयन थे, और NO3 पे एक माइनस का आयन था, तो इसका एक माइनस तो इस पे आ गया और इसके दो आयन इस पे आ गए। समझ में आया, आयन का चेंज हो गया। तो Mg का तो एक बनेगा तत्व, Mg का एक। NO3 पे कितना है, ये प्लस के दो है ना, तो NO3 के दो अणु बनेंगे, ये बन गया। तो जब आप दो तत्वों को ऐसे जोड़ेंगे, इसका आयन इस पे, इसका आयन इस पे, तो इस तरीके से ये तत्व बना। और क्या निकलनी है, हाइड्रोजन। संतुलित करेंगे, देखो ऊपर भी संतुलित करना, यहाँ H के कितने थे, दो, तो इसके आगे दो लगा दो, H के संतुलित। दो Cl के हो गए तो यहां भी दो लगा दीजिए आप, दो Na के हो गए तो यहां भी दो। संतुलित इस तरीके से संतुलित करने हैं। अब आप यहां देखिए Mg का एक है, एक है, NO3 के कितने हो गए, दो, तो इसके आगे दो लगाइए। अब H के दो हो गए, H के दो है, तो ये संतुलित हो गई। ये इस तरीके से संतुलित करनी है। तो आपको क्या याद करना, जब भी कोई अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब वो आपसे एग्जाम में चाहे कॉपर से पूछे, चाहे जिंक से पूछे, चाहे एल्यूमिनियम से पूछे, चाहे मैग्नीशियम से, चाहे सोडियम से, तो आपको अभिक्रिया तुरंत बना देनी है। देखिए यहां किससे पूछिए, Zn की क्रिया किससे पूछिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से। होना क्या है, ZnSO4 जुड़ना है। देखो कैसे जुड़ेगा, अभी मैंने बताया Zn पे दो प्लस का आयन होते हैं, SO4 पे दो माइनस का आयन होते हैं, सेम आयन है ना, सेम आयन है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ZnSO4, तो यही बचेगा, बनेगा ZnSO4, और प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए जब भी धातु, कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करती है, अम्ल से क्रिया करती है, क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। और बस ये याद रखना इस पे कितने प्लस का आयन होते हैं, देखो बस Na पे प्लस एक है और Al में प्लस के तीन है, बाकी सब
पे 2 होते हैं। ठीक है ना, याद हो गया ना, ये याद हो गया। अब धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, सबसे पहले ये अभिक्रिया नोट कर लिए। अगर पेपर में आपसे पूछे किसी भी अम्ल की क्रिया, आपसे पूछ सकता है सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, Na सोडियम है, O है ऑक्साइड, ये कैसे बनाए मैंने, देखिए कैसे बनता है ऑक्साइड, कैसे बनता है पहले तो ये समझिए। जैसे Na है, इस पे मैंने बताया प्लस का 1 होता है, और ऑक्साइड होता है 2, इस पे माइनस के 2 होते हैं। ऑक्साइड पे कितना होता है, माइनस के 2। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2 तो Na के हो जाएंगे, Na के 2 हो गए, और O का 1 हो जाएगा, O 1 हो जाएगा, तो ये तो बना Na2O। समझ में आया। इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्साइड जोड़ोगे, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम पे प्लस के 2, ऑक्साइड पे भी माइनस के 2, सेम हो गए ना, प्लस के 2 इस पे माइनस के 2, तो कैंसिल करिए, क्या बचा, MgO, देखिए वही तो बना MgO। तो अब तो समझ में आ गया ऑक्साइड कैसे बनते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का कैसे बना, एल्यूमिनियम पे कितने होते हैं, प्लस के 3, और ऑक्साइड पे कितना होता है, माइनस के 2। तो आप ये देखिए 2 तो हो जाएंगे एल्यूमिनियम के, देखिए Al2 हो गया नहीं, और ऑक्साइड के हो जाएंगे 3, तो देखिए ये बन गया। तो किसी भी ऑक्साइड की क्रिया अगर आपसे पूछे, पहले ऑक्साइड बना लो, बना लो। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, किसी से भी, चलिए मैं बना के दिखा देता हूं। अगर 3 अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पूछे चाहे अभिक्रिया, चाहे नाइट्रिक अम्ल से पूछे, चाहे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, इनमें से किसी भी अम्ल से वो आपकी क्रिया किसी से भी पूछ सकता है। सोडियम ऑक्साइड से पूछ सकता है, चलिए मैं लिख देता हूं, या मैग्नीशियम ऑक्साइड से पूछ सकता है MgO, या कॉपर ऑक्साइड से पूछ सकता है। तो आप ऐसे लिख दीजिए। बनाना, बनाना तो बहुत आसान है, देखिए कैसे। इसमें क्या निकल रहा था, ये याद रखिए H2 गैस, इसमें जल बनेगा, क्योंकि ऑक्साइड आ गया ना, तो जल बनेगा इसमें, H2 की जगह क्या बनेगा, जल। अब देखिए NaCl से क्रिया करेगा, क्या बनेगा, NaCl, कोई भी Cl2 मत कर देना या Na2 मत कर देना, क्यों, क्योंकि Na पे 1 पॉजिटिव है, Cl पे 1 निगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, क्या बना NaCl, तो बनेगा NaCl प्लस जल, इसमें जल निकलेगा, उसमें H2O निकल रहा था, इसमें हाइड्रोजन निकल रही थी, इनमें जब भी क्रिया होगी तो जल बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो संतुलित कैसे करेंगे, यहां H के कितना है 2, तो यहां 2 लगा लीजिए, ठीक है ना, Cl के 2 हो गए तो यहां भी 2 लगा दीजिए, तो Na के 2 है संतुलित हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से MgNO3 से क्रिया करेगा तो MgNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां याद करे, मैंने कब कहा याद करे, आपको क्या कहा है, Mg पे 2 प्लस और NO3 पे 1 माइनस, तो इसका 1 तो आ गया इस पे, Mg का तो 1 बना, और NO3 क्या होल ट्वाइस, देखिए बन गया नहीं, और साथ में क्या बनेगा, जल, साथ में क्या बनेगा, जल। बस आपको इन दोनों को जोड़ के लिखना आना चाहिए, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ H के 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है ना, Mg का तो 1 है, 1 है, संतुलित हो गई। इसी तरीके से अगर कॉपर ऑक्साइड से किसी भी अम्ल की क्रिया करानी हो तो देखिए CuSO4 बनेगा, पहले यहां लिखिए Cu पे प्लस के 2, SO4 पे माइनस के 2, तो दोनों सेम आयन कैंसिल हो गया, क्या बचा, CuSO4 लिख दीजिए, और प्लस क्या बनेगा, जल तो बने ही बनेगा। संतुलित करने के लिए यहाँ H के 2 है, तो यहाँ तो 2 पहले ही है, तो संतुलित हो गई। तो आपके समझ में आया, अगर किसी भी अम्ल के रासायनिक गुण आपसे पूछे तो आप धातुओं से क्रिया करके दिखा दीजिए, देखिए कितने सारे रासायनिक गुण आपके साथ याद हो रहे। अभी तो मैंने तीन ही, एक अम्ल के इससे 3 बार क्रिया होगी अन्य की, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो 3 अभिक्रिया तो आपकी इससे याद होगी, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, कितनी सारी हो गई। आप कितनी लिखिए, जितनी चाहे उतनी अभिक्रिया लिखिए। ऐसे ही ऑक्साइड से अगर अभिक्रिया कराए तो देखिए 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, कितनी सारी हो गई। बस आपको याद क्या रखना है, लवण तो सब में बनेंगे, इसमें भी लवण बने, इसमें भी। अंतर क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन गैस बनी थी, इसमें जल बना। तो आ गया समझ में। अब आप देखिए ऑक्साइड के बाद किससे कराते हैं, हाइड्रोक्साइड से। चलिए हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। अगर आपसे कहे HCl की अभिक्रिया, किसकी, HCl अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किससे भी ले लीजिए, NaOH से, NaOH, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनेगा, यहां देखिए बनाना का तरीका, Na तो यहां से लिए, धातु तो यहां से उठाइए, इस पे आयन देखिए कितने होते हैं, और यहां से उठाइए Cl, इस पे 1 माइनस का होता है, सेम आयन है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, NaCl बन गया। और इसमें भी जल बनता है, क्योंकि O जिसमें आएगा OH और यहां हाइड्रोजन है तो जल बनेगा, होगी संतुलित भी है, 2H है, ठीक है ना।
अगर वो कहे H2SO4 की अभिक्रिया किससे कराए ZnOH का होल्टवाइड जिंक हाइड्रोक्साइड से, तो कुछ नहीं करना, आपको जिंक हाइड्रोक्साइड लिख देना है और आपको क्या करना है, देखिए Zn है और SO4 है, तो यहां लिखिए Zn पे 2 प्लस SO4 पे 2 माइनस होते हैं, तो देखिए कैंसिल होगी नहीं होगी, तो क्या बना ZnSO4 और प्लस साथ में जल तो बने ही बनेगा। संतुलित देखिए, हाँ 2H के है 2H के है, संतुलित हो गई। तो आप देख रहे हैं हाई इसके रासायनिक गुणों को, तो अब तो समझ में आ रहा है रासायनिक गुण, किसी से भी पूछे आप तुरंत उसका लवण बनाइए और साथ में देखिए क्या होता है। कभी कभी आपसे ये अभिक्रिया भी पूछ लिया जाता है, बस अब आप अभिक्रिया बनानी सीख गए। देखिए अगर आपसे कहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया Na2CO3 से, क्या होता है CO3 कार्बोनेट होता है CO3, तो वो सोडियम कार्बोनेट बोल दे, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, बस धातु के साथ कार्बोनेट ही तो जोड़ा है, जोड़ो जितने भी जोड़ रहे हैं, समीकरण तो आपको आनी चाहिए ना बनानी। देखिए कार्बोनेट होता है CO3 और इस पर 2 माइनस के होते हैं, ठीक है, ये याद रखना बस कितने माइनस के होते हैं। अब देखिए आप बनाने का तरीका, धातु कौन सी है Na, तो ये Cl के साथ क्रिया कर लेगी, Na है और इसके साथ दूसरी यहां क्या है Cl, तो NaCl तो बना ही बनेगा, लवण तो बना ही बनेगा। अब ये ध्यान रखना H है और O है तो जल भी बनेगा, जल भी बनेगा और CO2 गैस बनेगी, अलग से क्या बनेगी CO2, ये रहा, और इसे संतुलित करेंगे तो यहां 2 और यहां 2 संतुलित हो गई। तो देखिए कार्बोनेट से जब क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। अब किसी भी कार्बोनेट से क्रिया करवाइए आप, मैग्नीशियम कार्बोनेट के HCl से मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो अब तो समझ में आ रही कैसे अभिक्रिया होती है। तो ये हुए इसके रासायनिक गुण। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि रासायनिक गुण कहां से याद करें, तो बोर्ड में कोई सी भी रासायनिक गुण आ जाए अब तुरंत आप बना सकते हैं। अम्ल का एक बहुत ज्यादा आपसे टॉपिक पूछा जाता है, वो होता है कि अम्ल की उपस्थिति प्राकृतिक में कौन सा अम्ल कहां पाया जाता है। मैं एक सारणी बना देता हूं और आप उस सारणी को नोट करिए, कहां कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, वहां से आपके बहु विकल्प में पूछ लिया जाता है। आइए उस सारणी को भी याद करा देता हूं। देखिए प्राकृतिक स्रोत, यहां से आपसे क्वेश्चन बहुविकल्प के रूप में या अतिलघु के रूप में पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक स्रोत सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो याद रखना आपको एसिटिक अम्ल। संतरा और नींबू में कौन सा पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इमली बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए। इसी के साथ टमाटर में देखिए ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या दही में पूछे तो लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी का डंक या नेडल का डंक पूछे तो मेथेनोइक अम्ल होता है, जहां भी डंक की बात आए वहां मेथेनोइक अम्ल होता है। तो इस सारणी को याद करके जाए, बहुविकल्प में कोई ना कोई इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए अब चलते हैं अक्षार। देखिए अभी आपने अम्ल पढ़ा, इसी तरीके से अक्षार से भी अगर कोई टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आइए उसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन है वे हाइड्रोक्साइड युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अक्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, NH4OH, MgOH। यानी कि Na को क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम जलीय विलयन में एग्जाम्पल देखते हैं, NaOH का जलीय विलयन लेते हैं एक्वस AQ, यानी कि जलीय विलयन लेते हैं और तो ये काय में टूट जाता है Na पॉजिटिव में प्लस OH निगेटिव में। देखिए OH माइनस आयन दिया तो ये क्या हुआ अक्षार हुआ। इसी तरीके से KOH को भी आप जलीय विलयन में लेके आयनन कर सकते हैं, तो ये काय में टूटता है K पॉजिटिव में प्लस OH निगेटिव में, तो ये भी क्या हुआ अक्षार हुआ। तो यही तो डेफिनेशन में लिखा OH आयन देते हैं। इसी तरीके से NH4, कितने ही उदाहरण आप जितने चाहे उतने उदाहरण दीजिए, इसका भी आयनन करेंगे तो NH4 अमोनियम आयन में टूटेगा और प्लस OH निगेटिव में टूटेगा। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए समझ में आ रहा है नहीं। इसी तरीके से आप MgOH का होल ट्वाइज, इसको भी जब आयनन करेंगे जलीय विलयन में तो Mg2 प्लस, मैंने बताया था ना Mg पे 2 आयन होते हैं इसलिए 2 प्लस के में टूटा है, और OH माइनस 1 होता है लेकिन 2 अणु है इसके तो 2 आयन में टूटा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं OH माइनस जलीय विलयन में दे रहे हैं, इसलिए ये क्या होता है अक्षार होते हैं।
इनके पीएच देखते हैं। इनकी जो पीएच होती है, पीएच, अब आप ये देखिए पीएच का भी जरा थोड़ा सा समझ लीजिए, पीएच में से पूछ लेते हैं। अगर किसी की पीएच 7 होती है तो वो जो विलियन होता है वो होता है उदासीन। कैसे विलियन होता है वो? उदासीन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। और अगर 7 से ज्यादा होती है, 7 से ज्यादा, तो फिर यो विलियन कहलाता है अक्षार। और अगर 7 से होती है कम, 7 से क्या होती है? कम, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 से कम होती है तो वो कहलाता है अम्ल। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस पीएच का मान अगर 7 से कम है तो वो क्या है? अम्ल है। और अगर 7 है तो उदासीन है। और अगर 7 से ज्यादा है तो अक्षार है। तो ये हुआ अक्षार। अब अक्षार के बारे में आपने जान लिया। अब आपसे रासायनिक अभिक्रिया पूछेगा, तो आइए मैं रासायनिक अभिक्रिया भी आपको समझा देता हूं। आइए अब समझते हैं अक्षारों के रासायनिक गुणों को। जैसे अम्ल से क्रिया, आपको याद रखना है ये डायग्राम। अब आपसे एग्जाम में किसी से भी आपसे रासायनिक अभिक्रिया पूछी जा सकती है। अगर वे पूछता है अक्षारों की क्रिया अम्ल से, तो आपको याद रखना है लवण और जल बनता है। बस इतना याद रखना है, लवण और जल बनता है। लवण इससे अगले टॉपिक में अभी बताऊंगा लवण क्या होता है, फिर आपकी ये भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो यहां भी आपकी समझ में आ रहा है, अब आप देखते रहिए। अगर अमोनियम लवण से कराते हैं तो लवण जल और अमोनिया बनती है। अमोनियम लवण से कराने पे अमोनिया भी बनेगी। देखो लवण जल तो इसमें बन रहा, लेकिन अगर अमोनियम लवण से करानी है तो इसमें अमोनिया भी बनेगी। और अगर गर्म करेंगे, अक्षार को गर्म करेंगे तो धात्विक ऑक्साइड बनता है जल। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, आइए मैं सबको तुरंत एक उदाहरण देकर आपको समझा देता हूं। देखिए किससे क्रिया करानी? अम्ल की। और किसकी क्रिया होनी? अक्षार की। देखिए अक्षार कौन कौन से बताए थे मैंने? NaOH, जिसमें OH आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो है अक्षार। इसी तरीके से अगर इसकी क्रिया हम किससे करानी है? हमें अम्ल से। तो अम्ल कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, मैंने 3-4 अम्ल लिख देता हूं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसमें से किसी भी अम्ल को लेके आप अक्षार, अक्षार को भी आपको अभी मैंने बताया था कौन कौन से, NaOH ले लीजिए, चाहे KOH ले लीजिए, ठीक है। तो कोई से भी जिसमें OH आता हो कोई भी ले लीजिए और यहां आप क्रिया कराइए। अब किसकी क्रिया करानी? एक अम्ल, कोई सा भी अम्ल उठा लीजिए 3 में से, HCl। लेकिन अगर पेपर में आया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए, तो फिर तो यही करानी पड़ेगी। फिर तो आपको यही तत्व लेने पड़ेंगे। अगर आपको दिखाने हैं रासायनिक गुण, अक्षार का क्वेश्चन आया है, तो आप फिर कोई सा भी अक्षार लेके और अम्ल लेके क्रिया करा सकते हैं। देखिए कैसे बनना है, क्या बनेगा इसमें? लवण और जल बनना है। लवण का मतलब यहां से धातु उठाइए Na, और यहां से Cl, तो क्या बन गया? NaCl। अभी मैंने आपको बताया था कैसे बनता है ये था। तो Na पे एक पॉजिटिव होता है, Cl पे एक नेगेटिव होता है, सेम आयन आपस में कट के क्या बनाता है? NaCl। और प्लस क्या बनेगा? जल। जल का तो फार्मूला आप सबको पता है, H2O। अब यहां भी ये अलर्ट रहना कि हाइड्रोजन संतुलित हुए हैं या नहीं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 है तो संतुलित यहाँ 1 है, इधर भी 2 होने चाहिए। तो यहां क्या करेंगे आप? 2। जैसे ही आपने हाइड्रोजन के 2 करे तो देखिए Cl के भी 2 हो गए, और यहाँ है Cl 1, तो आपको Cl के भी संतुलित करने पड़ेंगे, 2 लगा दीजिए। जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया तो देखिए Na के 2 हो गए, लगाने आगे ही है, नीचे नहीं लगाने, आगे मोल। तो ये 2 लगाते ही Na के भी 2 हो गए, तो आप यहाँ भी 2 लगा दीजिए। इस तरीके से ये आपकी समीकरण संतुलित होगी। तो आपको पता चलेगा अगर अम्ल की और अक्षार की क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा। और यही डेफिनेशन है, अम्ल और अक्षार की क्रिया करने से जो ठोस तत्व प्राप्त होते हैं वे लवण कहलाते हैं। लवण का भी यही उदाहरण अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, तो लवण की भी यही समीकरण है, ठीक है। अब देखिए अमोनियम लवण, अब आप समझिए अमोनियम लवण क्या होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, पहले आप अमोनियम लवण समझिए। ये क्या है? Cl क्लोराइड, ये क्या है? SO4 सल्फेट, ये क्या है? नाइट्रेट। तो आप इन 3 में से किसी की भी अमोनियम के साथ लिखिए। अमोनियम क्या होता है? NH4, इसके ऊपर एक प्लस होता है, ये अमोनियम होता है NH4। समझ में आ गया? अब इसके साथ आप चाहे Cl लिखिए, चाहे SO4 लिखिए, चाहे NO3 लिखिए, तो इसके ऊपर एक माइनस होता है, इसके ऊपर 2 माइनस होता है, इसके ऊपर एक। अगर ये NH4 से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? प्लस से माइनस गया, NH4 प्लस, यह हो गया अमोनियम क्लोराइड, यही है अमोनियम लवण। अगर SO4 के साथ इसे जोड़ के लिखेंगे, देखिए इसके ऊपर एक प्लस है अमोनियम के, इसके ऊपर 2 माइनस है, तो NH4 के 2 बनेंगे या नहीं बनेंगे? 2 बनेंगे। क्यों? क्योंकि SO4 के 2 ये माइनस
NH4 पे आ जाएंगे। NH4 पे कितने थे प्लस 1, तो इसलिए SO4 का 1 बनेगा। ये भी अमोनियम सल्फेट हुआ, ये भी क्या हुआ अमोनियम लवण। इसी तरीके से नाइट्रेट के साथ जोड़ गया 1 माइनस 1 प्लस, तो क्या बनेगा NH4NO3। तो अब अमोनियम लवण चाहे अमोनियम नाइट्रेट चाहे अमोनियम सल्फेट चाहे अमोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे करानी है, अक्षार से। किसी से भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, बस आप पे करनी आनी चाहिए। अब आप देखिए कैसे मैं करता हूं इसको, इस अभिक्रिया को मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए कैसे करनी है आपको। अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए आप, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, इसकी क्रिया किसी अक्षार से, ये दो अक्षार है, किसी से भी करा दीजिए। Na से NaOH से कराइए चाहे KOH से। अगर आपने NaOH से कराया तो आप देखिए Na और Cl ये मिलके क्या बना लेंगे NaCl। देखिए बन गया नहीं लवण, NaCl लवण बन गया ना। और क्या बनेगा इसके साथ, जल बनेगा H2O, और क्या बनेगी अमोनिया बनेगी प्लस NH3। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप यहां संतुलित करेंगे। 2 है तो यहां 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। और Na के 2 हो गए, इधर भी 2 लगा दीजिए। यहां Cl के 2 हो गए तो यहां 2 लगा दीजिए। जहां भी आपको संतुलित करनी हो वहां 2 लगा, देखिए N के 2 आए तो यहां भी 2 लगा दीजिए। इस तरीके से ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो आपको अमोनियम लवण की कभी भी अक्षार से क्रिया करानी हो तो लवण बनाइए, जल बनाइए और अमोनिया बनाइए। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अमोनियम लवण क्या होता है। अब ये समझिए गर्म करने पर किसको गर्म करना है, अक्षार को। देखिए मैं 2-3 अक्षार लिख देता हूं, कौन कौन से, NaOH या KOH या MgOH का होल ट्वाइस। देखिए लिख दिए, इनको गर्म करिए सीधा। क्या करना है, गर्म करना है, ये गर्म करिए। गर्म करने से क्या बनना है, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक कौन धातु है यहाँ Na, तो Na2O बनेगा, ऑक्साइड का मतलब मैंने बनाना बताया था इसी वीडियो में ऑक्साइड कैसे बनता है। Na पे 2 है, प्लस का 1, इस पे माइनस के 2, तो ये 2 इस पे आ जाएंगे। और क्या बनना है इसके साथ, जल, प्लस जल बनाइए। संतुलित अभी करा दूंगा, पहले इसमें क्या बनेगा K2O, ऑक्साइड बनना है क्योंकि धातु क्या थी K, तो K2O और प्लस क्या बनेगा जल। और इसमें क्या बनेगा MgO, MgO और प्लस क्या बनेगा जल। तो समीकरण तो बनानी सीखिए, नहीं सीख गए आप। तो इस तरीके से अक्षार भी आपका पूरा होता है। आइए अब थोड़ा सा लवण पे बात करता हूं। चलिए देखते हैं अब आप लवण किसे कहते हैं। अम्ल और अक्षार के बाद अब आपको पता होना चाहिए लवण का। बहुत ज्यादा यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लवण समझिए अच्छे से, लवण की डेफिनेशन देखिए। लवण जिसे साल्ट्स कहते हैं, किसी अम्ल तथा अक्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। किस किस की अभिक्रिया से, अम्ल और अक्षार जब ये दोनों क्रिया करते हैं। और कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण। अम्ल अक्षार की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जो ठोस पदार्थ प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, लवण। देखिए एक अम्ल ले लीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। एक अक्षार लीजिए NaOH ले लीजिए। इन दोनों की जब आप क्रिया करेंगे तो NaCl से क्रिया करके क्या बना लेगा NaCl, और प्लस क्या बनेगा जल। तो देखिए यही तो अभिक्रिया में लिखा था, लवण प्राप्त होते हैं। यानी कि अम्ल की और अक्षार की क्रिया करके जो ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ ये क्या कहलाया, लवण। और इसके साथ क्या बना, जल। और ये उदाहरण उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अब आपसे बोर्ड में यह भी पूछा जाता है कि लवण निम्न में से कौन सा लवण है। आइए लवण की पहचान करना बता देता हूं। आप लवण कैसे पहचानेंगे, अगर आपसे कोई पूछे 2 लवण के नाम बताइए, आपसे तो 2 पूछे, मैं तो 100 याद करा देता हूं अभी आपको 2 मिनट में ही। देखिए कैसे, वो ऐसे आप यहां धातु लिखिए Na KCAMg, है ना, कोई सी भी धातु जो आपके याद आ रही है, Al Zn, जितनी भी धातु होती है। और अम्ल, अम्ल देखिए अम्ल कौन कौन से होते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। इनमें से आपको क्या काम करना है, ये H हटा दीजिए। अब क्या बचा ClSO4NO3, तो N के साथ जोड़ के लिख दीजिए। इस पे एक माइनस होता है, इस पे 2 माइनस, इस पे 1 माइनस। तो N को Cl के साथ लिखोगे तो क्या बन गया NaCl। N को SO4 के साथ लिखोगे तो क्या बन गया Na2SO4। N को NO3 के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा NaNO3। बन गया नहीं, तो ये 3 लवण बन गए। कहने का मतलब ये है कोई धातु के साथ इन 3 में से कोई सा भी तत्व है तो वो लवण है। अब देखिए K के साथ लिखिए
KCl, K2SO4, KNO3, ये रे लवण। तो आपको पहचान कैसे होनी है लवण की? धातु और पीछे से इन तीनों में से कोई सा भी है तो वो लवण है। इसके साथ बोल दीजिए ऐसे ही, कौन कौन से? CaCl2, CaSO4 और CaNO3 का होल्ट वाइज, ये रे। तो कितने ही लवण? आगे नहीं लवण की पहचान। लवण की पहचान क्या है? शुरू में धातु और पीछे या तो SO4 दिया रहेगा या Cl दिया रहेगा या NO3 दिया रहेगा, ये लवण होते हैं। तो बहु विकल्प में अगर आया लवण किसे कहते हैं तो पहचान कर सकते हैं नहीं। आइए अब मैं इस लेसन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा देता हूं और कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, उसे समझेंगे। देखिए, आपसे बोर्ड में ये क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, 100% आएगा। और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ये पूछेगा नाम देके किसी का भी, निम्न तत्वों के रासायनिक नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। लेकिन यहां निम्न नहीं देने का, यहां तत्व का नाम दे देगा। जैसे बेकिंग सोडा दे दिया, बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। इसी तरीके से या धावन सोडा पूछे आपसे जो ही क्वेश्चन बना के, या प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे, या विरंजक चूर्ण पूछे। अब बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी याद नहीं होते। कहां तक इतनी रिएक्शन याद करे, कहां तक इतने सूत्र याद करे। मैं, अगर आप केमिस्ट्री में से पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज मैं आपको याद नहीं कराने का, थोड़ा सा समझाऊंगा, बस आपके दिमाग में चला जाएगा। इसी तरीके से आप एग्जाम में करिए ना, फिर आपको ऐसा लगेगा कितने अच्छे से आपने ये केमिस्ट्री पढ़ी। लेकिन थोड़ा सा तो एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा, बस इनको सूत्र को याद करने में। मैं इतना ही कराऊंगा। रिएक्शन एक भी याद नहीं करनी होती, रिएक्शन तो समझिए बस आप। तो आइए सबसे पहले मैं लेके चलता हूं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को समझा देता हूं और ये आपको पेपर में कैसा करना है आइए मैं समझा देता हूं अब थोड़ी देर में आपको। देखिए, बस आपको इतना ही याद रखना है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है, अनुसूत्र इसका होता है NaHCO3। देखिए, Na को क्या कहते हैं? सोडियम, H को बाई और CO3 को कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बस आपको इतना याद रख लेना है, अनुसूत्र। आइए बनाने की विधि में आपको याद करा देता हूं। तो बनाने की विधि जब आप पेपर में करें तो यहां लिखना बनाने की विधि। अब आपको कुछ याद नहीं करना, आपको क्या काम करना है, अगर ये एग्जाम में आती है तो आपको 4 या 5 लाइन छोड़ के समीकरण बनानी पहले। ये मैं क्यों करवा रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। देखिए, ये जो बेकिंग सोडा है ये हमेशा Na2CO3 से बनता है, ये याद रखना। इसका क्या नाम हो गया? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखना आपको, ठीक है। और इतना याद रखना, इसकी क्रिया किससे कराते हैं? जल से कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या लेना? जल, और प्लस CO2 की उपस्थिति में। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखना है। इन तीनों को मिला, जब आप इन तीनों को मिला के गर्म करेंगे, क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaHCO3। और इसे संतुलित करेंगे तो Na के 2 थे यहां, तो बस यहां 2 लगा दीजिए। इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये अभिक्रिया आपको ऐसे ही याद कर लेनी है। अब आपको क्या काम करना है ये देखिए, सिर्फ आपको क्या काम करना है कि अब इसकी डेफिनेशन में लिख के दिखा देता हूं इस अभिक्रिया से। तो आपको क्या लिखना है? सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि में, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया आप पे समीकरण लिखनी आनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, अगर 3 तत्व है, एक को उपस्थिति में ले लो, CO2 की उपस्थिति में किससे क्रिया करा रहे? H2O यानी कि जल से कराने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो ये समीकरण ऐसे लिख देनी बस, इसलिए मैंने 2-3 लाइन आपसे छुड़वाई थी। तो आपका आगे लिखनी, समीकरण देख तो ही आपको ये लिखना आना चाहिए जैसे मैंने लिखी। अब ये हो गया बनाने की विधि। अगर इसके बाद आपको पेपर में क्या करना? भौतिक गुण।
भौतिक गुण सबके एक जो मैं लिख दे रहा हूं सब में वही लिखने हैं आपको, चाहे उन चारों में से कोई सा भी आए, मैं भौतिक गुण लिख दे रहा हूं। नंबर 1 भौतिक गुण क्या लिखने, यह जल में विलय है, जल में विलय है। नंबर, चाहे कोई भी पूछे भौतिक गुण सब में यही लिख देना, ठीक है। नंबर 2 यह क्रिस्टलीय ठोस है, कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा आपको ये लिख देना, दूसरा आपको ये लिख देना है। तो ये दोनों के दो ही भौतिक गुण बहुत है, यही लिख देने आपको। तो भौतिक गुण भी लिखने आगे, सब में यही लिखने, अब मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, सब में भौतिक गुण यही चलेंगे। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। अब बात करिए रासायनिक गुण की। अब रासायनिक गुण आपको कैसे लिखना है, अब रासायनिक गुण भी समझ लीजिए। आपको हेडिंग डालनी है रासायनिक गुण। ऐसा लगेगा कि बच्चे ने रासायनिक गुण भी इतने सारे याद कर रखे हैं, नहीं, सिर्फ आप समझिए ये जो समीकरण आपने लिखी, इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, ये इसका रासायनिक गुण हो जाएगा। सब में यही करना है। देखिए कैसे, 2-3 लाइन छोड़िए, क्यों, इसके लिए। तो आपको ये समीकरण 2-3 लाइन छोड़ के यहां लिख देनी है, 2NaHCO3, और इसको ऐसे, यानी कि ये तत्व तो मैंने यहां लिख दिया, और जो ये है इसको इधर लिख दो, Na2CO3 और प्लस H2O और प्लस CO2 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये समीकरण क्या की हमने, बस उल्टे करके लिखी, वो इसके रासायनिक गुण बन गया, ठीक है। अब देखिए इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे आप, क्या किया आपने, ये क्या था, बेकिंग सोडा, तो बस हिंदी लिख दीजिए, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनायो, अब क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो बताइए रासायनिक गुण भी हो गया नहीं यार, जिस जो बनाने की विधि लिखी उसको उल्टा करके लिख दो, वो उसका रासायनिक गुण है। दिखाई दे रहा ना, ऐसा लगेगा भाई बच्चे ने बहुत सारा मेहनत कर ली, लेकिन क्या करा, सीधी समझाई तो आपने, है ना। तो भौतिक गुण सब में वे चलेगा। उपयोग, अब क्या रह गया इसके, उपयोग भी सब में वही लिखना जो मैं यहां लिखवा दे रहा। नंबर 1 उपयोग, देखिए क्या लिखना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सब में यही चलाना, यही बात सब में। नंबर दूसरा क्या लिखना आपको, आग बुझाने वाले यंत्र बनाने में, आग बुझाने वाले यंत्र बनाने में, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आग बुझाने वाले यंत्र बनाने में। और तीसरा क्या बना था इससे रासायनिक गुण में, क्या बनाए, धावन सोडियम कार्बोनेट बनाना, तो ये भी लिख दीजिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने में। तो उपयोग सब में यही लिखने, ये दो तो सब में लिखने, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्र बनाने में, और बढ़ाना चाहे तो औषधियों में, क्योंकि इन सबका उपयोग औषधियों में भी हो जाता है। तो औषधियों में तो उपयोग भी हो गए, बस क्या करना था आपको, ये नाम याद करना था। तो ये आपकी समझ में आया पूरा का पूरा। आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक यही समझा देता हूं मैं, आपको कुछ नहीं समझना, बस आपको क्या काम करना, यही समीकरण, देखो एक ही तो समीकरण है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं यही आपको बता देता हूं, बस यही थोड़ा सा चेंज करा देता हूं, आप समझ जाना। आपका क्या कहा, आपको ये कहा है धावन सोडा, आपका क्या आया है, यहां लिखना है धावन सोडा। अगर पेपर में पूछे धावन सोडा, तो आप देखें यही अनुसूत्र क्या हो जाएगा उसका, Na2CO3 और 10 जल के अणु, यह होता है धावन सोडा का अनुसूत्र। और इसका नाम ये क्या है, Na सोडियम, और CO3 क्या है, कार्बोनेट, बाय हटा दीजिए, सोडियम कार्बोनेट, ये इसका हुआ रासायनिक नाम, ठीक है। अब बनाने की विधि तो यूरी, नीचे वाली ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाली नीचे कर दीजिए, हो गया। क्या कह रहा मैं, क्या बनाना आपको, सोडियम कार्बोनेट बनाना। तो देखो ये बना हुआ तो है, ये बना तो है, ये वाले, इसी समीकरण को ऊपर कर दो और इस ऊपर वाले समीकरण को नीचे कर दो, तो ये इसके बनाने की विधि हो जाएगी, ये रासायनिक गुण हो जाएगा। देखिए कैसे करना, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, चलो देख लेते हैं। ये हटा के यहां से, अगर नहीं समझ में आया, अब देखिए मैंने क्या कह रहा हूं, ये वाली समीकरण लिख दीजिए, 2NaHCO3, और इसको क्या करना है, Na2CO3 प्लस जल प्लस CO2। देखिए यही तो है, ये बन नहीं गई, ये तो पहले ही आप याद कर चुके,
तो अब कहाँ याद करनी पड़ रही है? मैंने क्या कहा, याद नहीं कराऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा, समझ में नहीं आ गई तो वो एक ही समीकरण को मैं दोबारा इस्तेमाल कर दिया, तो वही तो है। तो ये हो गया। इसमें क्या लिखना आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, इसकी जगह क्या लिख देना, सोडियम, यो जो लिखा हुआ, चाहे ऐसे लिख दीजिए, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये हो गया। अब रासायनिक गुण, रासायनिक गुण इसका उल्टा करके लिख दीजिए, इस समीकरण को यहां उल्टा करके, ये रासायनिक गुण हो गया, ये लीजिए। अब इस समीकरण को उल्टा कर लो, वहां से ले आओ लिखते हुए, Na2CO3 जल और CO2, और इधर क्या हो जाएगा 2NaHCO3। अब इसमें यहां क्या लिखोगे रासायनिक गुण में, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया CO2 की उपस्थिति में जल से कराने पर बैंकिंग योग क्या बना रहे हैं, धावन सोडा प्राप्त, वो बैंकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो आगे नहीं रासायनिक गुण समझे। भौतिक गुण वे जो मैंने बताए थे, यह जल में विलय होता है, और दूसरा क्या बताया था मैंने, जल में विलय होने के साथ साथ क्या बताया था, चाहे ये भी लिख दीजिए, इसका गलनांक और कवथनांक कम होता है, ठीक है ना, और ये जल में विलय होता है। ये भौतिक गुण हो गए। उपयोग, उपयोग यही प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्र बनाने में, और इसमें क्या बना आपका, धावन सोडा बनाने में, बस हो गया। तो इस तरीके से आप पे धावन सोडा भी याद हो गया। आइए थोड़ी देर में मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी समझा देता हूं। चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल के लिए। तो आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे, सबसे पहले इसका अनुसूत्र याद करिए। अनुसूत्र क्या होता है, CaSO4 का होल ट्वाइस और जल का अणु, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 हाफ जल का अणु। कि अगर आपको बहुविकल्प में कोई से भी पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, आप या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको या ऐसे, तो दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होता है, Ca को क्या कहते हैं, कैल्शियम, SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट, और ये हो जाएगा हेमीहाइड्रेट। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। आइए अब देखते हैं बनाने की विधि को। बनाने की विधि क्या होता है, ये होता है जिप्सम। कभी कभी जिप्सम का सूत्र भी पूछा जाता है, क्या होता है ये, जिप्सम। अब इसके अनुसूत्र में डिफरेंस करके आप याद कर लीजिए। यहाँ जल के 2 अणु हैं और यहाँ CaSO4 के 2 अणु हैं, बस ये अंतर है जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। क्या अंतर है, यहाँ अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो इसके 2 अणु CaSO4 के हैं और यहाँ जल के 2 अणु हैं, बस ये अंतर होता है। तो ये जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या आपको यही तो बात लिखनी है। देखिए बनाने की विधि में जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। लिख लेना आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो समीकरण देखते ही आप पे थ्योरी भी लिखनी आनी चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद क्या लिखते हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण तो वही लिखने हैं जो मैंने आपको सब में बताए। क्या क्या बताया भौतिक गुण में, नंबर 1 यह जल में विलय है, ठीक है ना, और ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। ये बात आपको लिख देनी, कैसा, एक तो जल में विलय, बस मैं लिख दे रहा हूं विलय, काय में, जल में, ये बात लिखनी। और क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, कैसा, सफेद क्रिस्टलीय ठोस। अगर ये आप समझ रहे होंगे ये क्रिस्टलीय क्या है, क्रिस्टलीय भी समझिए। ये दानेदार जैसे चीनी है, चीनी के कण होते हैं ना, वो क्रिस्टलीय तो है। नमक के जो कण है ठोस रूप में, नमक के जो कण है वो क्रिस्टलीय है, उनको हम क्रिस्टल कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये होता है क्या है, भौतिक गुण। अब बात करेंगे किसकी, रासायनिक गुण की। देखिए रासायनिक गुण, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, रासायनिक गुण कैसे लिखते हैं, रासायनिक गुण ये कैसे लिखना है। तो रासायनिक गुण आपको कैसे लिखने हैं, अब आप देखिए। तो रासायनिक गुण देखिए कैसे करने हैं आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो ये चीज है उसको उल्टा करके इधर लिख दीजिए ना, 2-3 लाइन छोड़ के, 2-3 लाइन छोड़िए आप, यहां 2-3 लाइन छोड़ी, आपने लिख दिया CaSO4, उसे देखते रहो। मैं यहां से लिख रहा हूं का होल ट्वाइस और जल का अणु और +3 जल के अणु, और क्या बना देना है ये 2, ऐसे लिख देना CaSO4 और 2 जल के अणु। तो ये है क्या बना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बन गया, जिप्सम बन गया। तो यही तो इसका रासायनिक गुण हुआ। मैंने कहा सिर्फ बनाने की विधि देखिए,
उसे उल्टा करके लिख दीजिए, वो उसका रासायनिक गुण हो जाएगा। कहीं रासायनिक गुण याद करने की जरूरत पड़ रही है आपको? नहीं, सिर्फ उसको उल्टा करके लिख रहे हैं। तो हर एक तत्व को और जरूर पूछा जाता है ये टॉपिक। अब मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं वे भी ध्यान रखना। तो अब इसे कैसे लिखेंगे आप? ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। बस यही तो बात लिखनी। फिर मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। तो ये हो गया इसका गुण। अब उपयोग, उपयोग तो मैंने वही बताया आपको। देखो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य उपयोग भी याद कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। जब हड्डियां टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर चढ़ता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो टूटी हड्डियों पे प्लास्टर चढ़ाने में पहला उपयोग। दूसरा, ये जो चौक लिखते हैं, बोर्ड से चौक लिखते हैं ना, चौक से बोर्ड पे लिखते हैं, तो वो चौक बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। अब ये मूर्ति का सांचा बनाते हैं, मूर्ति का सांचा बनाने में, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जान लिया। अब आइए चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर को भी, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सूत्र आपको याद रखना है CaOCl2, ये इसका अनुसूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम देखो, Ca को क्या कहते हैं? कैल्शियम, O को ऑक्सी और Cl को क्लोराइड। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये भी नाम होता है इसका। दोनों ही नाम आपको याद कर लेने हैं। बनाने की विधि, बनाने की विधि देखिए, ये बुझा हुआ चूना है। क्या है ये? बुझा चूना, शुष्क, शुष्क होता है ये, यानी कि सूखा हुआ। शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन, Cl2 को क्या कहते हैं? क्लोरीन, जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो यही बात आपको 2-3 लाइन छोड़ के पहले समीकरण लिख दीजिए। अब लिखिए इसकी हिंदी। हिंदी कैसे लिखनी है देखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखते चलिए आप। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया 40 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। जो समीकरण में दिखाई दे रहा वही हिंदी लिख दीजिए आप। ये ऐसे ही लिख, कहां आप बुक में याद करने लग रहे, इसमें देखिए आप। फिर देखिए, मैं फिर बता देता हूं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया 40 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब भौतिक गुण, भौतिक गुण तो मैंने वही बता रखे ना। क्या? नंबर 1, यह जल में विलय होता है, ठीक है ना। नंबर 2, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये दोनों भौतिक गुण हो गए, यही लिखने हैं आपको। और अब इसके बाद क्या? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो आप आते गए करने, करिए इसके भी रासायनिक गुण को क्या करना, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, वही तो रासायनिक गुण है। चलिए करके लिख देता है, रासायनिक, रासायनिक गुण। जब आप करेंगे रासायनिक गुण तो इस क्रिया को यहां लिखिए, CaOCl2 प्लस जल, और इसको ऐसे लिख दीजिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अच्छा, इसकी भी हिंदी बनाइए। अब आप क्या क्या बनाएंगे? ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा क्लोरीन गैस निकलती है। ये भी लिख दीजिए, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है? इसके उपयोग, उपयोग तो मैंने आपको बताए तो, लेकिन मेन उपयोग भी याद रखिए। नंबर 1, जल के शुद्धिकरण में, जल इससे जल को शुद्ध किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म गैस होती है जिसको सूंघने से मूर्छा हो जाती है, बेहोशी आती है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। यानी कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया चाहे एसीटोन से और अल्कोहल से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनती है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इस तरीके से ये जो मैंने 4 टॉपिक आपको बताए, इन 4 में से बोर्ड में जरूर आएगा, इनमें से कोई सा भी आए। मैंने इतनी अच्छे से आपको समझाया है, एक बार फिर दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। जो चीज समझ में नहीं आई वो समझ सकते हैं। अब आइए मैं आपसे उन क्वेश्चनों को लिख देता हूं जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए उन क्वेश्चनों को भी एक बार आपको समझा देता हूं, बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, इस तरीके से आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं। यह आपको कहा, निम्न अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ऐसा आपको देखे रखेगा, बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है और क्या बनाना है? बेरियम सल्फेट। तो यहां देखना है क्या बनना है। तो देखिए यहां तो दिखाई दे रहा बेरियम सल्फेट की क्रिया हो गई, बेरियम सल्फेट तो रह गया, क्या बचा? पहले धातु बोलनी है, मैंने आपको ये बताया था। आगे क्या बोलनी है? धातु। देखो ये दोनों आगे, ये देखिए पहले इन्होंने धातु बोली ना, बेरियम और फिर सल्फेट, ये दोनों आगे। अब क्या बचा? सोडियम क्लोराइड। तो यहां क्या आ जाएगा? सोडियम
क्लोराइड, ये तो आ जाएगा। तो लेकिन आपको इसे समीकरण के रूप में भी दिखानी है। देखिए कैसे, सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखिए। मैंने आपको बताया था Na पे दो पॉजिटिव, Na पे एक पॉजिटिव होता है, सल्फेट पे दो माइनस के। तो देखिए ये दो तो यहां आ जाएंगे, तो क्या बनेगा Na2 और एक इस पे SO4 का एक, ये तो बनेगा। तो यहां लिखिए Na2SO4, देखिए समीकरण बनानी, प्लस बेरियम, बेरियम को कहते हैं Ba, इस पे दो प्लस के चार्ज होते हैं याद रखना, और क्लोराइड Cl, इस पे एक माइनस का होता है। बनाइए क्या बनेगा सूत्र, तो देखिए Ba का तो एक ही बनेगा क्योंकि यहाँ एक है, एक इस पे आ जाएगा ना, और Cl के कितने बनेंगे दो, ये दो इस पे आ जाएंगे, तो क्या बना BaCl2। ठीक है, दिखाई दे रहा, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराने पर क्या बनेगा बेरियम सल्फेट। देखो बना के देख लो एक बार, Ba, इस पे दो प्लस के और सल्फेट पे मैंने कितने बता रखे दो माइनस के, सेम आयन आपस में कट जाएंगे ना, तो क्या बचा BaSO4, तो यहां क्या आ जाएगा BaSO4 और प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ये बन गई समीकरण। अब संतुलित करके देखें, यहाँ Na के कितने हैं दो, तो इसके आगे दो लगा दीजिए। ठीक है, अब जैसे यहां दो लगाया तो Cl के दो हो गए, Cl के दो है ही, तो ये संतुलित हो गई। तो इस तरीके से पहली समीकरण आपकी समझ में आ गई। तो अब आप देखिए दूसरी समीकरण, दूसरे समीकरण में आपको यहां क्या लिखना है जिंक लिख दीजिए। इसकी क्रिया किससे करानी, सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको पता ना सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, और मैंने अभी आपको बताया था जब भी धातु की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो क्या निकल के जाती है हाइड्रोजन, क्या निकल के जाती है हाइड्रोजन, यहां क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। अम्ल के रासायनिक गुण में मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां क्या बन गया, Zn किसके साथ क्रिया कर लेगा SO4 के, जिंक सल्फेट ZnSO4 ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि Zn पे प्लस के दो होते हैं, SO4 पे माइनस के दो, कैंसिल हो गए, सूत्र यही बनेगा। क्लियर, प्लस क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो देखो वही वाली क्रिया थी ना, रासायनिक गुण में आ रही ना इस्तेमाल। अब ये देखिए आयरन, आयरन को क्या कहते हैं, आयरन क्या होता है Fe, और प्लस इसकी क्रिया किससे करा रहे कॉपर सल्फेट से CaSO4। देखो धातु है और ये SO4 है, तो Cu यहां से निकल के चला जाएगा, देखो कॉपर तो निकल गई, तो क्या बचा FeSO4, यहां क्या बचा FeSO4, तो ये बनेगा FeSO4 और प्लस क्या निकल के गई कॉपर। आया समझ में। अब ये देखियो कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र आप पे लिखना आना चाहिए, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, देखो इस पर दो प्लस होते हैं, इस पर दो माइनस, कैंसिल हो जाए, सूत्र तो ये बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, मैंने बताया था जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड, तो ये देख कैल्शियम ऑक्साइड CaO, देखो कैसे बना CaO, Ca पे प्लस के दो और O पे माइनस के दो, तो कैंसिल हो गया ना, तो ये तो बनेगा, और प्लस क्या बनेगा इसके साथ, क्या बचा, क्या बचा जल्दी बताइए, CaO तो ये बन गया, क्या रह गया CO2, कौन सी गैस रह गई CO2 रह गया ना। तो ये हो गया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ वे अभिक्रिया जो क्या होता है आपसे पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वे उनको भी समझा देता हूं बोर्ड के हिसाब से। देखिए अब बोर्ड में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, क्या होता है जब, क्या होता है जब, केवल समीकरण दीजिए, बस आपसे केवल क्या पूछेगा समीकरण करानी है। तो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, आइए अब मैं आपको बता देता हूं। जो आपको वे चार अभिक्रिया बताई थी ना, तो उनमें से भी क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे पूछेगा आइए देखते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या होता है जब में कि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, कार्बोनेट की क्रिया CO2 गैस से कराते हैं, CO2 गैस से कराते हैं, कराते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये तो आप पढ़ के आए ना, क्या पढ़ के आए सोडियम कार्बोनेट और किससे क्रिया करा रहा CO2 से, ये तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि हो गई नहीं। देखिए आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया किससे करानी है जल, और किसकी उपस्थिति जल के CO2 की उपस्थिति में, पढ़ी तो है आपने ये, देखो इसने जल नहीं बोला इसमें, लेकिन आपको ये ध्यान देना है अभिक्रिया तो यही है जिसमें इसने नहीं बोला। तो अब आप देखिए इसे कैसे बनानी है, आपको पता चल गया ना। तो अभिक्रिया तो वही पूछिए ना, क्या हो जाएगा 2NaHCO3, ये तो है बेकिंग सोडा बनाने की विधि पूछी थी आपसे। ठीक है, या कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे,
कैसे प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त करोगे? केवल समीकरण दीजिए, केवल समीकरण। क्या कहा? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप समझिए, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि है। क्या है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो अभी आपने की थी, ये रहा, देखिए CaSO4 और 2 जल के अणु, ये तो होता है जिप्सम, ये तो है जिप्सम। जब इसको आप गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे, अभी याद तो करी थी आपने, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र मैंने आपको बताया था, CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O, और साथ ही 3 जल के अणु निकलते हैं। तो यह अभिक्रिया आपको ऐसे पूछ ली, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है बोर्ड में, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में लगातार पूछते हैं आपसे, बैंकिंग सोडा से धामन सोडा बनाइए। क्या बनाना है? धामन सोडा। तो क्या पूछा? ये तो समीकरण पूछिए। बैंकिंग सोडा क्या होता है? ये रहा। और दामन सोडा क्या होता है? ये रहा। तो इस समीकरण को, यानी कि इसे इधर लिखिए 2NaHCO3, और इसे इधर लिख दीजिए, ये वाली समीकरण। आगे समझ में? तो वही समीकरण आपसे पूछ रहा है, या किसी भी धातु से पूछ सकते हैं, क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो वो अभी पढ़ के तो आए अम्ल के रासायनिक गुण में इस अभिक्रियाओं को, तो घबराना मत, समीकरण आपके सारी याद है, बस वो देखना है ये क्या पूछ रहा है। तो आप एक बार ये ऐसे क्वेश्चनों को भी रिवीजन कर लीजिए, और मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप IUPAC नाम सीखेंगे, तो उसको भी देखिए, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा IUPAC नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।